नमस्कार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदा का वर्गीकरण, जिसमें से हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, इनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त वो कर ली थी। आज हमारी जो नेक्स्ट मृदा रहेगी वो रहेगी पीठमय मृदा और वन मृदा। ठीक है, तो देखते हैं पीठमय मृदा। देखिए, पीठमय मृदा है तो पीठमय मृदा, ये मृदा है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों के अंतर्गत वो पाई जाती है। किसके अंतर्गत? भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता आर्द्रता के क्षेत्रों के अंतर्गत वो पाई जाती है, जहाँ वनस्पति की वृद्धि है वो अच्छी मानी जाती है। मतलब पीठमय मृदा के अंतर्गत जो वनस्पति उगती है वो वनस्पति है वो अच्छी मानी जाती है। वनस्पति है वो अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होने के कारण वहाँ पे वनस्पति का भी अभाव वो अच्छा है वो रहता है। मतलब वनस्पति का अभाव भी अच्छी है वो मानी जाती है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा के अंतर्गत इकट्ठे है वो हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब मरे हुए जीव जंतु और जैव पदार्थ या जैव वनस्पति वो क्या होते हैं? भारी मात्रा के अंतर्गत इकट्ठे वो हो जाते हैं। ठीक है, जो मृदा को हुमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान वो करते हैं। मतलब हुमस पर्याप्त मात्रा के अंतर्गत जैव तत्व वो प्रदान वो करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा देखी जाए तो इन मृदाओं के अंतर्गत मतलब पीठमय मृदाओं में जैव पदार्थ की जो मात्रा पाई जाती है वो 40 से 50% के लगभग वो पाई जाती है या 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्य गाढ़े और काले रंग की होती है। मतलब पीठमय मृदा है वो सामान्यतः गाढ़े और पीले रंग की होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मतलब जैव पदार्थों की जो मात्राएं मिलती है वो कितनी मिलती है? 40 से लेकर 50% के लगभग वो पाई जाती है। और ये मृदा है वो गाढ़े और काले रंग की होती है। और कई स्थानों पर पीठमय मृदा को देखने पर ये मृदा है वो क्षारीय रूप में पाई जाती है। मतलब कई स्थानों पर ये मृदा है वो क्षारीय है। ये मृदाएं अधिकतर कहाँ पे मिलती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, दक्षिणी भाग और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये पीठमय मृदा है वो पाई जाती है या फिर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वन मृदाएं। ठीक है, तो अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों के अंतर्गत वो बनती है। ठीक है, तो कहाँ पे बनती है? पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में। तो पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों के अंतर्गत ये मृदाएं है वो पाई जाती है। ठीक है, और इन मृदाओं का निर्माण वो पर्वतीय पर्यावरण के अंतर्गत वो होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना है वो बदलती रहती है। मतलब पर्यावरण के अंतर्गत ये मृदा है वो या फिर इन मृदाओं का जो गठन और जो संरचनाएं हैं वो क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, घाटियों में ये मृदा दुमटी या फिर पासु है वो होती है। दुमटी मतलब सिकुड़ी हुई और पासु
पासु है वो होती है, तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कण वाली होती है, और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अन्नाच्छादन है वो होता रहता है। ठीक है, ये अम्लीय और कम हुमस वाली मृदा होती है। निचली घाटियों के अंतर्गत है वो मृदा है वो उर्वरा और वो प्रकार की होती है, मतलब उभरी हुई मृदा के रूप में वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये मृदा पाई जाती है। और इन मृदाओं का गठन गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं मृदा के लिए महत्वपूर्ण वो मानी जाती है। ठीक है, मतलब गठन, प्रकृति, फसल, पौधों, वनस्पति आदि के लिए क्या मानी जाती है, ये महत्वपूर्ण वो मानी जाती है। मृदाएं जीवित तंत्र वो होती है। ठीक है, तो ये वन मृदा है वो जीवित मृदा के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसको हम जीवित वनस्पति के रूप में भी मान सकते हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटक पर गहरा प्रभाव डालती है, जिसका अंतर्गत वे स्वयं एक अंग के रूप में मानी जाती है। ठीक है, तो ये वन मृदा है वो इस प्रकार से पाई जाती है। फिर है मृदा अवकर्षण। देखिए, मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित वो किया जाता है। ठीक, इनमें मृदा का पोषक स्तर वो गिर जाता है। ठीक, तो मृदा अवकर्षण के अंतर्गत मृदा का पोषण स्तर है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इनमें मृदा का पोषण स्तर है वो गिर जाता है, तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई है वो कम हो जाती है। मृदा की क्या हो जाती है, गहराई बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत है वो हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है वो मृदा अवकर्षण को माना जाता है। तो मतलब जैसे कोई बारिश वगैरह होती है, तो इसके अंतर्गत क्या होती है, मृदा है वो कट फट जाती है, मतलब अपने स्थान है वो छोड़ देती है और दूसरे स्थान पर वो बहकर वो चली जाती है। उसी को हम मृदा अवकर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मृदा अवकर्षण को दर, भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न वो मानी जाती है। मतलब ये क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो प्रवाहित हो जाती है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो चली जाती है। इसी को हम मृदा अवकर्षण के नाम से जानते हैं। अब मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन किसको कहा जाता है, मृदा अपरदन का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। देखो, मृदा अपरदन का विनाश, मृदा अपरदन का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, ये मृदा अपरदन की परिभाषा है। तो देखो, बहते जल और पवनों के अपरदन क्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ वो घटित वो होती रहती है। मतलब मृदा का अपरदन है वो साथ साथ घटित वो होता रहता है, साथ साथ घटित वो होता रहता है। परंतु इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन वो बना रहता है। धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर है वो वही होती है। कौन सी होती है, मृदा अपरदन। देखिए, धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर है वो किसको माना जाता है, मृदा अपरदन को माना जाता है। जो मिट्टी की परत के कणों के अंतर्गत है वो जुड़ी रहती है। मतलब मृदा अपरदन है वो मिट्टी के कणों के अंतर्गत है, वो पाई जाती है, या फिर ये जुड़ी है वो रहती है मृदा के साथ। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन है वो बिगड़ जाता है। प्रकृति के साथ
और मानवीय क्रियाओं के साथ क्या हो जाता है, मृदा अपरदन का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर है वो बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियों का अंतर्गत काफी उत्तरदायी वो माना जाता है। किसको माना जाता है? मानवीय गतिविधियों को। मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत मृदा अपरदन वो काफी हद तक वो उत्तरदायी माना जाता है। जनसंख्या के साथ भूमि की मांग की बढ़ते लागत बढ़ने से लगती है। मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों को साफ वो कर दी जाती है। मतलब मानवों के द्वारा जैसे मतलब प्रकृति का विनाश करना, ये मानव के द्वारा है वो किया जाता है। जैसे मतलब मानव बस्तियां, कृषि, पशुचारण, पेड़ पौधों को नष्ट करना, ये मानवीय अपरदन के द्वारा है वो माना जाता है। ठीक है। फिर मृदा को हटाने और उनका परिवहन कर सकने के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक है वो माने जाते हैं। किस किस को? पवन को और जल को। पवन और जल को मृदा के दो शक्तिशाली कारक है वो माने जाते हैं। ठीक है। देखिए, पवन द्वारा सबसे पहले पवन, इसके द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत महत्वपूर्ण वो माना जाता है। शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत इसका कारण है वो महत्वपूर्ण वो माना जाता है। किसका? मृदा का या फिर पवन का। जो पवन के द्वारा है वो मृदा है वो उड़ाकर ले जाती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये स्थानांतरण कर देती है। दूसरा है जल अपरदन। मृदा के मुख्य रूप से एक तो जल और एक पवन। पवन और जल ये दो इसके मुख्य अपरदन है वो माने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है वो माना जाता है। किसको माना जाता है? गंभीर माना जाता है। किसको? जल अपरदन को। ठीक है। और यह भारत में विस्तृत क्षेत्रों के अंतर्गत है वो हो रहा है। मतलब भारत के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत हम जल अपरदन को देख रहे हैं या फिर जल अपरदन है वो हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों के अंतर्गत होता है। किसके? जल अपरदन है वो कितने रूपों के अंतर्गत होता है? दो रूपों के अंतर्गत है वो होता है। पहला है अपरदन और दूसरा है अवनालिका अपरदन। पहला तो है परत अपरदन, दूसरा है अवनालिका अपरदन। परत अपरदन, दूसरा है अवनालिका अपरदन। ठीक है। ये मुख्य रूप से जल अपरदन के दो मुख्य कारक वो माने जाते हैं। तो देखिए, परत अपरदन क्या होता है? सबसे पहले है परत अपरदन। ये जलीय अपरदन के माने जाते हैं। एक तो परत अपरदन, एक अवनालिका अपरदन। देखिए, परत अपरदन, ठीक है। परत अपरदन परत अपरदन है वो समतल भूमियों पर मूलाधार वर्षा के बाद है वो होता है, और इनमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई वो देता है। मतलब इसके अंतर्गत मृदा के वो परतदार रूप के अंतर्गत वो पाई जाती है, और यह आसानी से हमें को दिखाई वो देती है। किंतु यह अधिक हानिकारक है, क्योंकि इनमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरा शक्ति है वो परत के रूप में हट जाती है। मतलब पानी के साथ है वो
बह जाती है। ठीक है, और जो हमारे लिए हानिकारक है वो मानी जाती है, यानी मिट्टी के लिए हानिकारक है वो मानी जाती है। ठीक है, दूसरा है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, देखिए अवनालिका अपर्दन, अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। कहाँ पे होता है? तीव्र ढालों पर, मतलब तीव्र ढालों पर अपर्दन है वो सबसे ज्यादा वो देखने को मिलता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिका कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत वो खंडित वो कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त वो हो जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत मतलब इस प्रकार से गड्ढे के रूप में, जैसे ये कोई मतलब मान लो सड़क मार्ग है, ठीक है, तो उसके सहारे हम क्या देखते हैं कि मतलब जो सड़कों का पानी है, जो वर्षा का जो पानी है, ये जल का जो पानी है, वो क्या होती है कि सड़क के किनारों पर आ जाते हैं, और इस सड़क के किनारों पर आने से उसके अंतर्गत अवनालिका या फिर गड्ढे के रूप में प्रवाहित है वो होते हैं, या फिर अवनालिका है वो बन जाती है, जिससे कृषि के लिए उपयुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से अवनालिका अथवा बीहड़ अधिक संख्या के अंतर्गत होते हैं उसे उत्खात भूमि यानी कि स्थलाकृति है वो कहा जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है वो मानी जाती है। मृदा अपरदन है वो भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है वो बन गई है या फिर मानी जाती है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई है वो देते हैं, जैसे मान लो नदियों में, नदी की घाटियों में, नदी की घाटियों में अपरदन पदार्थों में जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता वो घट जाती है। मतलब जब ये जल है वो उसके अंतर्गत जमा हो जाते हैं, मतलब नदियों के अंतर्गत जो घाटियों के अंतर्गत जो जल है वो नष्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उनकी प्रवाह क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, और इससे मतलब जो बाढ़ का प्रकोप है वो अधिक है वो बढ़ जाता है, तथा कृषि को भी क्षति है वो पहुंचती है। और वनोन्मूलन मृदा के प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख कारण है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखती है, अपरदन को रोके रखती है, मिट्टियों और टहनियों को गिरने से मृदा की हुमस की मात्रा में वृद्धि है वो करती रहती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में मृदा का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों के अंतर्गत वो सबसे अधिक वो देखने को मिलता है। लास्ट टॉपिक है मृदा संरक्षण। देखिए मृदा संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। यदि मृदा अपरदन को मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट मानव द्वारा उसे रोका भी जा सकता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। मानव के द्वारा मृदा को रोका भी जा सकता है, या फिर संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के अपने नियम है। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर वो प्रदान वो करती है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें वनों उन्मूलन को बढ़ावा देना है। वनों उन्मूलन को बढ़ावा देना, ये मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण वो माना जाता है, मतलब मिट्टी को रोका जाता है इसके द्वारा। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ती है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य भूमि पर खेती करना किसको माना जाता है? पहला काम ढालों पर कृषि, मतलब जो ढाल आकृति के मैदान है
उन पर क्या होती है, उन पर मतलब कृषि करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाले भूमि का उपयोग कृषि के लिए है वो नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बनाकर वो किया जाना, मतलब सीढ़ी के अनुसार है वो खेत बनाकर वो, मतलब सीढ़ीदार कृषि है वो की जानी चाहिए। ठीक है। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि की भूमि के प्रवर्तक प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभाव वो किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनाने की नियंत्रण प्रयत्न वो किया जाए। अवनालिका नियंत्रण को रोकने के लिए उपाय किया जाए। ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को रोककर मतलब वृक्षारोपण वो किया जाए। कहाँ पे? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बालू के टीले के प्रसार को रोकने के लिए टीले को प्रसार को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ वो लगाना चाहिए। ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं है वो बनाई गई है। ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा वो किया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, और इसी के साथ हमारा ये जो मृदा अपरदन या फिर मृदा वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।